दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन किराम, आज से बहुत बड़ी और ग्रेट गेम का आगाज़ हो चुका है और मुल्क की तारीख के सबसे बड़े फैसले होना है और ये फैसला आइंदा चंद घंटों में हो जाएगा और ये पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियत का तैनाती का मामला है, जिसमें फ़ौज और हुकूमत जो है वो एक दूसरे के आमने सामने खुलकर आ चुके हैं और चंद घंटों में ये कच्चा चट्टा खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन मामलात जो हैं वो खतरनाक रुख इख्तियार करते चले जा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिस पर आज हम बात करेंगे कि ये कहानी उस शख्स की है जिसके बारे में सब बात करते हुए डरते हैं, या कोई बात करता है उसको नंगा करके मार दिया जाता है या किसी को जान से मार दिया जाता है। अरशद शरीफ का नाम जो है वो आपके सामने है। तो जनाब, आज बात करने जा रहा हूं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की करप्शन की दास्तान कि वो 6 सालों में कैसे अरबों पति बन चुके हैं। 1 से 1.5 या 2 लाख तनख्वाह होगी, उन तनख्वाह में कैसे वो जनाब अरबों और पति की जायदादें उन्होंने जनाब बना ली हैं। और वो तमाम दस्तावेजी सबूत जो है मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता रहा है, साबिर मिठू कौन है, उनके साथ मिलकर कैसे ये काम चलता रहा और वो करप्शन की दास्तान जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है, वो सबूत भी आपके सामने स्क्रीन पर चलाऊंगा। अब ये दावा कहां से सामने आया है, किसने दावा किया है और इसके पीछे कहानी क्या है कि आईएसआई से लेकर आईएसपीआर सब कटहरे में आ चुके हैं। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि बिल आखिर अहम तरीन समरी वजीर आजम हाउस पहुंच चुकी है। इस वक्त वजीर आजम हाउस और जो इक्तदार के ईवान है वहां पर हलचल भी मची हुई है कि कौन कौन से जर्नैल उस समरी के अंदर शामिल हैं और फिर वजीर आजम जो है वो कैसे उस 2 शख्सियात की अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें आर्मी चीफ हैं और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। तो अब जनरल फैज की अचानक वापसी ने तबले जंग बजा के रख दिया है। उस समरी में कौन कौन से जर्नैल जो हैं वो शामिल हैं वो भी आपको बताऊंगा और इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में क्या चल रहा है, जीएचक्यू में क्या चल रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि मेजर फैसल नसीर डीजीसी आईएसआई उनकी मुबैना तौर पर एक खतरनाक साजिश पकड़ी गई है और रंगे हाथों पकड़े गए हैं और इमरान खान ने भी नैले पर दैला मार दिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन किराम, ये सबसे पहली खबर जो है वो आप जरा स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तहरीके इंसाफ ने इमरान खान साहब ने फैजाबाद में धरना देने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आजादी लॉन्ग मार्च का अगला पड़ाव फैजाबाद होगा और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि मुतल्लिका इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी गई है और फिर जो वासी कयूम साहब हैं और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी जिसमें रावलपिंडी में धरना देने के हवाले से आगाह किया गया। अब जनाब मन फैजाबाद जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये फैजाबाद का मुकाम इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जनाब यहाँ से इमरान खान साहब ताकतवर हल्कों की भी गर्दन से पकड़ लेंगे और उनकी भी गर्दन मोड़ देंगे, जबकि हुकूमत इंपॉर्टेंट हुकूमत है और फैजाबाद से आगे जो है वो इस्लामाबाद शुरू हो जाता है। और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि दुश्मन एजेंसीज जो हैं वो इमरान खान को कत्ल करना चाहती हैं, वो इमरान खान के पीछे लगी हुई हैं। अब इसके पीछे 2 से 3 वजूहात हो सकती हैं कि एक तो इमरान खान को रावलपिंडी आने से रोकना है कि खौफ की फिजा इस कदर फैला दी जाए कि अवाम को लगे कि वहां पर कोई बहुत बड़ा बम धमाका होना है और अवाम की तादाद को कम किया जा सके। एक तो ये सूरत हाल हो सकती है। दूसरा ये कि जनाब अगर दुश्मन एजेंसीज इमरान खान के पीछे हैं तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज जो है वहां पर क्या काम कर रही हैं, क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए कोई काम किया या नहीं किया, इस हवाले से भी डिटेल सामने आनी चाहिए। तीसरी यहां पर जो बड़ी वजह बनती है कि क्या ये इमरान खान को कत्ल करने का प्लॉट तो नहीं तैयार किया जा रहा कि ये इल्जाम पहले से बताए जा रहे हैं कि दुश्मन एजेंसीज इमरान खान के पीछे हैं। और जैसे पहले वजीराबाद का कत्ल हुआ और उसमें नवाज शरीफ कैसे पकड़े गए हैं और उनके जो स्पोक पर्सन है लंदन के तस्नीम अहमद अरशाद साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान और अरशद शरीफ के कातलाना हमले के पीछे नवाज शरीफ और मरियम नवाज का हाथ है। और जनाब नवाज शरीफ ने तस्नीम हैदर शाह से वजीराबाद में शूटर्स भी मांगे थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने गंदे कपड़े पहले इमरान खान के ऊपर झाड़ती रही है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आईएसपीआर की और डीजीआईएसआई की, उसमें बताया गया कि सलमान इकबाल और इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अब वो ड्रामा पीटा। अब उस ड्रामे के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो फैसल वाडा टाइप 2 आप उसको कह सकते हैं तस्नीम हैदर शाह को, कि उनको लॉन्च किया गया और वहां से ये खबरें जो है चलवाना
शुरू कर दी। तो यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में लड़ने से गुरेज करने की बजाय असल कातिलों को पकड़ना होगा कि जो अरशद शरीफ के असल कातिल हैं। तो अहम तरीन समरी जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंच चुकी है, उसमें कौन कौन से जर्नैल शामिल हैं और उस सबके बाद जनरल फैज हमीद की अचानक वापसी और मेजर फैसल नसीर की घटिया साजिश। अब जरा इस पेपर में आ जाता हूं। देखिए, जनरल फैज हमीद के खिलाफ मैंने सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा एक्सपोज किया, जो कि मुबैना तौर पर ISPR का एक पूरा मीडिया सेल जो है वो जनरल फैज हमीद को डिफेम करने की कोशिश कर रहा था। तो नाज़रीन इकराम, अब जो मामला है मैं जरा आपके सामने रख देता हूं कि तमाम तोपों का रुख जो है इस वक्त जनरल बाजवा की तरफ भी कर दिया गया है। अब इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपको जरा बताता हूं कि अंदर की बात क्या है और ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त चल क्या रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और एस्टैब्लिशमेंट के दोनों हिस्से जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और मेजर फैसल नसीर मुबैना तौर पर आसिम मुनीर को नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए वो जनाब लॉबिंग कर रहे हैं और वो उनको नए आर्मी चीफ तैनात करना चाहते हैं। और जनरल बाजवा को 2 दिन पहले रिटायर्ड होने का कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। राणा सनाउल्लाह की स्टेटमेंट भी थी कि हम पहले भी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले और 20 दिन पहले नए आर्मी चीफ अपॉइंट करते रहे हैं। तो अब 26 नवंबर को इमरान खान साहब पिंडी पहुंच रहे हैं। तो ये 26 नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि एन उस मौके पर जब जनरल जो आसिम मुनीर हैं कि वो 26 नवंबर की रात 12 बजे तक वो है उनकी आर्मी सर्विस होगी और 27 नवंबर को जनाब वो रिटायर हो जाएंगे। या ऐसी कौन सी गारंटी है जो कि नवाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को दी है? तो ये सारा मामला जो है वो इस वक्त बहुत खतरनाक होता चला जा रहा है। तो इस वक्त समरी जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर पहुंच चुकी है और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं रियल टाइम की इंफॉर्मेशन है कि इस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक अहम तरीन इजलास हो रहा है जिसमें पाकिस्तान में जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और वफाकी वज़ीर कानून एजाज सादिक साहब, ये जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर शहबाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत कर रहे हैं कि किसको फलां शख्स को आर्मी चीफ लगाना है, ये सारा मामला। लेकिन मामला जो है पहले तय हो चुकी हैं और बताया गया कि आपने इसी शख्स को लगाना है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। तो लेट्स सी कि हुकूमत जो है वो मुज़ाहमत की जानिब जाएगी और शहबाज शरीफ अपना इस्तेकाक और अपना कानूनी राइट इस्तेमाल करते हुए क्या जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब इस समरी के अंदर 5 सीनियर तरीन जर्नलों के नाम जो हैं वो भेज दिए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जनरल आसिम मुनीर का नाम इसमें शामिल है? अब इसके ऊपर आप स्टार लगा दें कि जनरल आसिम मुनीर के नाम के ऊपर ये पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान फड्डा था कि पिंडी कह रहा था कि 27 नवंबर के बाद की जो सीनियरिटी लिस्ट है हम वो आपको भेजेंगे। तो लेट्स सी कि जनरल आसिम मुनीर का नाम होता है या नहीं होता, लेकिन पहला नाम जो है वो फिर साहिर शमशाद मिर्जा साहब का, ये बहुत ज्यादा मोस्ट फेवरेट है और जनरल नुमान का नाम आ रहा है, जनरल अजहर अब्बास साहब का नाम आ रहा है और चौथा नाम जो है वो फिर जनरल फैज हमीद साहब का आता है, किसी तारुफ के मुताज नहीं है और 5वां नाम जनरल आमिर साहब का आता है जो कि जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी हैं। अगर आप आसिम मुनीर को नाम डाल लेते हैं जनरल आसिम मुनीर का नाम, तो जनरल फैज हमीद 5वें नंबर पर आ जाएंगे और जनरल आमिर जो है वो 6ठे नंबर पर आते हैं, तो उनका नाम जो है फिर स्किप हो सकता है अगर 5 सीनियर तरीन जर्नलों में जनरल आसिम मुनीर का नाम आता है। तो इनमें से किसी एक को आर्मी चीफ लगना है और किसी एक को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन लगना है। तो अब जनरल फैज हमीद की भी अचानक वापसी होना, क्योंकि पहले तो कह रहे थे कि पहले 2-3 जर्नल होंगे और फैज हमीद का अचानक से नाम आना, तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आपके लिए हो सकता है जो इमरान खान साहब इस वक्त इस कदर पुरित्मीनान नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से दिखाई दे रहे हैं। तो इमरान खान का 26 को आना, 27 को जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट होना और 29 को नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। तो ये जनाब ये आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो आपको नजर आ जाएगा कि जनाब इमरान खान को नए इलेक्शन का ऐलान मिलने वाला है और ये तारीख उनको जल्द मिल जाएगी। तो इस सारे मामले में अब आ जाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जनरल बाजवा की 6 साल में कैसे वो खरबपति बन चुके हैं, उनकी करप्शन की दास्तान ने तहलका मचा के रख दिया है, वो सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। और फिर साबिर मिट्ठू कौन है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कहां से हुआ, ISPR और ISI सब कटेरे में आ चुके हैं, मैं आपके सामने बहुत सारी चीजें रखने जा रहा हूं। नाज़रीन इकराम, आपने ये देखना है कि हर तरह से ताकतवर जो भी होगा जब वो आफ्टर रिटायरमेंट पाकिस्तान में नहीं ठहरता। तो अब आ जाए कि अब जो अहमद नुरानी साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और ये पाकिस्तान में नहीं बैठे और पाकिस्तान में होते तो ये जनाब ये जान भी दे चुके होते हैं, इनको मार दिया जाता जो हालात हैं। तो अब अहमद नुरानी का एक आर्टिकल जो है वो फैक्ट फोकस में शाया हुआ है कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ और साबिर मिट्ठू के समधी बनने के बाद कैसे खरबपति बन चुके हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। और ये रूल होता है कि जब आप किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शाया करते हैं कहीं पर भी, तो
तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शाया करने से पहले आप उस इदारे से बात करते हैं या आप उस शख्स से ज़ाती तौर पर बात करते हैं कि हम आपके खिलाफ ये रिपोर्ट दे रहे हैं, आप इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या देते हैं। वो शख्स जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है उसको भी मिन ऑन जो है वो उस आर्टिकल में लिखा जाता है कि जब हमने उस शख्स से राब्ता किया तो जनाब उस शख्स ने हमें ये जवाब दिया। तो जब यहां पर इस रिपोर्ट के शाया होने से पहले जब ISPR से राब्ता किया गया बेशतर बार, तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने फोन कॉल नहीं उठाई और उन्होंने अहमद नूरानी के इस फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद ये वाज़ेह होता है कि जनाब ये करप्शन की दास्तान जो है वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। नाज़रीन इकराम, मैं ये वेबसाइट के लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि उसमें जो फैक्ट फोकस है और हकाइक.com, इनमें से आप जाकर पढ़ भी सकेंगे कि कौन कौन सी किस किस जगह पर इन्होंने कितने टैक्सेस जमा करवाए, जनरल बाजवा ने गुशवारे कितने जमा करवाए, इनके फैमिली मेंबर्स की रिपोर्ट, सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो मैं आपके सामने इस बहुत सारी चीजें रख देता हूं। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि बाजवा लीक्स, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खानदान 6 साल में अरबपति बन गया। अहमद नूरानी, जनरल बाजवा के बीवी बच्चों और दीगर रिश्तेदारों के कारोबार मुल्क की सरहदों से बाहर, सरमाएकारी बैरून मुल्क मुंतकिली और वसी जायदादों के बनने के अमल का आगाज। इस अमल में लाहौर की एक नौजवान लड़की आर्मी चीफ के बेटे के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होती है और अपनी रुखसती से 9 दिन कबल अरबोपति हो जाती है, जबकि इसकी बाकी 3 बहनों की माली हालत में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नौजवान लड़की मानूर साबिर गुजरावाला में वाक़ई जमीन पुरानी तारीखों में अपने नाम करवाती है और यूं अपनी शादी जनरल कमर जावेद बाजवा की बहू बनने से 9 दिन कबल DHA गुजरावाला में 8 प्लाटों की मलकियत हासिल कर लेती है। साल 2018 के उसी दिन यानी कि 2 नवंबर को यही खातून जो है वो इस्लामाबाद की शहर दस्तूर पर वाक़े ग्रैंड हयात टावर में एक अपार्टमेंट की मालिक भी बन जाती है। और मजे की बात यह है कि कागजों में इसका इंदराज पुरानी तारीखों यानी माली साल 2015 में किया जाता है। यही वक्त था कि जब इसी टावर में कई अपार्टमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ सियासतदानों के नाम हुए, जबकि उससे कुछ अरसा कबल ही उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने इस टावर के मशकूक प्रोजेक्ट को एक अदालती फैसले की रूह से कानूनी करार दिया था। जनरल बाजवा के खानदान ने लाहौर के सामिर हमीद मिठू महानूर के वालिद और कमर बाजवा साहबजादा के ससुर हैं असाद बाजवा के, उनके साथ मुश्तरका कारोबारी मंसूबे भी शुरू किए और उसी साल हमीद ने सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना और जायदादें खरीदना शुरू कर दी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एहलिया, उनका नाम आयशा अमजद है, वो भी अरबपति बन गई और गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में कई किनारों पर मुहित फार्म हाउसेस के अलावा DHA में कमर्शियल प्लाजे और दीगर जायदादें यकदम उनके नाम होने लगी। जनरल बाजवा की अहलिया DHA लाहौर के फेज 4 और फेज 6 में 2 कमर्शियल प्लाजों की भी उसी वक्त मालिक बनी जब वो चीफ के ओहदे पर तैनात थे। उनके खानदान ने भी 2019 में पाकिस्तान से बाहर असासे मुंतकिल करना शुरू किए और दुबई में मुतअद्दिद जायदादें खरीदी। जनरल बाजवा की अहलिया ने अपने यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो हैं अकाउंट्स में तकरीबन $19 मिलियन की खती रकम रखी थी। FBR के रिकॉर्ड से पता चलता है कि जनरल बाजवा की अहलिया को साथे छुपाने की पदाश में मुतअद्दिद बार खबरदार किया गया। फैक्ट फोकस इन रिकॉर्ड्स की तफसीलात फॉलो अप रिपोर्ट में जारी करेगा। जनरल कमर जावेद बाजवा के खानदान ने टैक्स पाकिस्तान के नाम से तेल के कारोबार का आगाज भी किया, जिसका मरकजी दफ्तर दुबई में बनाया गया और अगले चंद ही दिनों में इंतहाई बर्क रफ्तारी से टैक्स पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में कारोबारी कदम जमा लिया। अहमद नूरानी ये लिखते हैं कि कमर जावेद बाजवा जब लेफ्टिनेंट जनरल बने तो उनकी अहलिया टैक्स फाइलर ही नहीं थी। लाहौर में उनका सबसे करीबी दोस्त साबिर हमीद मिठू एक अच्छा बिजनेसमैन था लेकिन अरबपति नहीं था। जो ही दोनों खानदान आगे बढ़े उनका ताल्लुक दोस्ती से रिश्तेदारी में बदला तो दौलत की देवी उन पर अचानक मेहरबान हो गई। और फिर यह भी लिखा गया है कि यूं 6 साल की कलील मुद्दत में दोनों खानदान न सिर्फ अरबपति बन गए बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर कारोबार भी शुरू किए। पिछले 6 सालों के दौरान जनरल बाजवा के खानदान के उन तमाम अफराद की तरफ से पाकिस्तान और बैरून मुल्क बनाई जाने वाली जायदादों और कायम किए गए कारोबारों की कुल मालियत जो है वो 12.7 अरब है, यानी कि लगभग 13 अरब के जनाब जनरल बाजवा जो हैं वो जनाब उनके पास मालियत है। और जब ये लेफ्टिनेंट जनरल थे तो उसके अंदर अमीर नहीं थे। जैसे ही जनाब ये आर्मी चीफ बनते हैं तो जनाब ये 13 अरब की इनके पास मालियत आ गई। इसका जवाब हमारे FBR, इसका जवाब हमारी नैब और इसको देना पड़ेगा हमारे ISPR को कि कैसे अचानक से सब कुछ हो गया। अगर ये फेक है, अगर ये प्रोपेगेंडा है तो इसके ऊपर केस होना चाहिए अहमद नूरानी के ऊपर कि इसने हमारे आर्मी चीफ को जनाब डीफेम करने की कोशिश की है। तो इसके ऊपर ISPR जो है बतौर इदारा फौज जो है वो इनके ऊपर कार्रवाई करे, बरतानिया में या कहीं पर भी, और पाकिस्तान में भी इनको कटहरे में लाकर खड़ा करे। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका अपने लाजमी ख्याल रखने, पाकिस्तान जिंदाबाद।